So by this time we are clear with the term refractive index. आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया के बीच में फ़र्क क्या है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मीडियम जिसमें रे ऑफ लाइट वैक्यूम से आ रही है और बेंड हो रही है। तो उससे हमें ये आइडिया लगता है कि जब वैक्यूम से आने वाली रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी बेंडिंग किस तरह से होगी, हाँ, और उसे कंपेयर करें हम किसी दूसरे मीडियम से तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पहले वाले से ज़्यादा है मतलब वहाँ पर बेंडिंग ज़्यादा होगी ऑफ अ लाइट विच इज़ एंटरिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वैक्यूम टू दैट पर्टिकुलर मीडियम। लेकिन जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस की बात करते हैं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे ग्लास में रे ऑफ लाइट वाटर से आ रही है तो वो अलग तरह से बेंड होगी, बेंडिंग का तरीका अलग होगा क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी भी वहाँ पर मैटर करेगी। इसी तरह से अगर एयर से ग्लास में या डायमंड से ग्लास में या केरोसिन से ग्लास में किसी भी फॉर दैट मैटर किसी भी मीडियम से ग्लास में रे ऑफ लाइट एंटर करेगी तो उसकी बेंडिंग का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने कहा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम छोटा है एक से, लेस स्मॉलर देन 1, तो फिर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी और अदरवाइज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है, समझो हमें क्वेश्चन पूछा मैं फिर से एग्जांपल ग्लास और वाटर का ही ले रहा हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए चीज़ें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.50। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखें सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू कोई और मीडियम का नाम ना लिखें तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है। तो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड यूज़ करो या केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करो। अगर आपने सिर्फ 1.50 लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग नहीं लिखा तो इसका मतलब ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। Complete the following diagram. Water, glass, इंसिडेंट रे। वाटर मीडियम में चल रही है, ग्लास में। अब ये जाहिर है कि वो पूछ रहे हैं कि बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। या ये इसी में ऐसा लिख सकते थे कि इन विच direction towards or away from the normal the refracted ray will bend while entering
फ्रॉम वाटर टू ग्लास। या तो ऐसे पूछ लें या ऐसे पूछ लें, एक ही बात है। अब आप देखो कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी देखो ग्लास में रिफ्रैक्शन होना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का देखा जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हम क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन दिस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस। स्पीड ऑफ लाइट v1 को हम v वाटर यहाँ पे, और v ग्लास, v2 इज v ग्लास, तो vg बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन में स्पीड्स ऑफ लाइट दी ही नहीं है। स्पीड्स ऑफ लाइट इन एनी मीडियम दिया हुआ नहीं है। आप देखो कल हमने सीखा था कि इस वाले क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.50 गिवन था। तो हमने कहा था कि ये v एयर अपॉन v ग्लास है और वो 1.50 है, तो v एयर 1.50 इंटू v ग्लास यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। दूसरा 1.33 इंटू v वाटर इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हाँ, ये दोनों बराबर थे। इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर vw अपॉन vg हमने इस तरह से कर दिया। vw अपॉन vg उठा के यहाँ रख दिया और इसको उठा के वहाँ रख दिया 1.50 अपॉन 1.33। अब 1.50 एंड 1.33 हैं क्या? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। तो कैन आई से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हाँ, refractive index of glass with respect to water is the ratio of absolute refractive index of glass to absolute refractive index of water। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा न्यूमरेटर में, और जिसमें से रे ऑफ लाइट आ रही है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा डिनोमिनेटर में। तो क्योंकि यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दे रखे हैं, हम सबसे पहले ये देख लें कि हमें डायग्राम दिया हुआ है या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाइल एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, जिस मीडियम में जा रहा है रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड होगा, उसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम पता कर लें, और वो क्या होगा? वो हमेशा होगा, याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर आपको स्पीड्स ऑफ लाइट दी हुई होती कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन वाटर होता VW अपॉन VG, यानी 2.25 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸। लेकिन अगर ये दिया हुआ है, मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट दी होती तो हम यहाँ लिख देते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VW अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है। तो जब ये गिवन है तो हम इनको यूज़ करेंगे और इनके वैल्यूज़ जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं इनको ले लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.50 अपॉन 1.33। अब इसका वैल्यू हमें पता है 9/8 आएगा, लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमें ये पता चल रहा है कि जो न्यूमरेटर है उसमें बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट आ रही है। कल हमने कहा था कि अगर ऐसा होगा
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह रहे हैं कि वाटर से ग्लास में, ये वैसे ही है जैसे एयर से ग्लास में या एयर से वाटर में, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। वो कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, आप ये कैलकुलेट करके बता दो कि सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन 1, the bending of the light after refraction will be towards the normal। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, याद रखें न्यूमेरिकल्स में, एक तो आपको ये दोनों चीज़ें दी हों, एक आपको ये दोनों चीज़ें दी हों। दोनों ही कंडीशन में अगर आपको ये दोनों दिया होता है यहाँ पे, तो आप लिख देते 2.25 इंटू 10⁸ 8/2 इंटू 10⁸8। हाँ, इसे भी आप देख लो, आपको एग्जैक्टली 225/200 करने की या 2.25/2 करने की ज़रूरत नहीं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। आपको ये दिख रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है। अगर ये बड़ा और ये छोटा है तो फिर हम लिखेंगे कि दिस इज़ ग्रेटर देन 1। बाय दिस ऑल्सो दिस इंडिकेट्स द बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें या तो आपको एक अननोन स्पीड ऑफ लाइट निकालना पड़ती है, वो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं, या फिर उनके क्या एप्लीकेशन है, लाइक दिस, इस तरह से डायग्राम कंप्लीट करना। और यहाँ पे थ्योरी है तो यहाँ पे लिख देंगे कि the light will bend towards the normal as the optical density of glass is greater than the optical density of water। ठीक है, ये बातें आपको आ गई हैं समझ में। आज हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे। ये सब बातें आपको ये याद नहीं करना है, ये टेबल आपको याद नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम्पल्स लेकर के आप कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि केरोसिन और टर्पेंटाइन ऑयल 1.44 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं, तो इधर केरोसिन इधर टर्पेंटाइन ऑयल, रे ऑफ लाइट आएगी तो किस तरफ बेंड होगी, अपने आप करो। हम देख रहे हैं 1.44 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.47 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन ऑयल का है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है वो डेंसर मीडियम है। ये बात और सिंपल हो जाती है इस तरह से, एज़ कम्पेयर टू दिस ये डेंसर है, ये रेयरर है, और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। अगर कोई रे ऑफ लाइट रॉक सॉल्ट से क्राउन ग्लास में आती है तो फिर ये डायग्राम पूरा करो। तो क्राउन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 और रॉक सॉल्ट 1.54, यानी ये डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो ये डेंसर है, ये रेयरर है। डेंसर से रेयरर मीडियम में बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास निकालना है, ऑफ क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रॉक सॉल्ट क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट, मतलब 1.52 अपॉन 1.54। क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, लेसर देन 1। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज लेस देन 1, एक से छोटा है, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपको इनके आंसर देने सीखने पड़ेंगे। आज की और कल की 2 दिन की क्लास, इनफैक्ट उसके एक दिन पहले की, जब से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करना शुरू की, जो भी मैं बोला हूँ वो आप समझ लो, याद कर लो, बार बार देखो। हाँ, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है कॉल मी,
व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन आप ये करो, वीडियो देखो अच्छे से वीडियो देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बार बार देखो, जितनी बार बात समझ में नहीं आ रही उतनी बार देखो, आ जाएगा। लिंक का ये तो फ़ायदा है ना, यू कैन स्टॉप द टीचर, वहीं रोक दो, दोबारा बोलो, टीचर दोबारा पढ़ाएगा, पीछे चले जाओ, रिवाइंड कर दो उसको। सीखो नहीं तब तक छोड़ो मत, देखते रहो उसको, बार बार देखो। तो रिफ्रैक्शन का मतलब हमको समझ में आ गया, बेंडिंग। हमने रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब देखी। अब हम देखेंगे कि हाउ द स्फेरिकल सरफेसेस बेंड अ रे ऑफ लाइट। वी विल टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस। व्हाट इज अ लेंस? लेंस क्या होता है? लेंस बेसिकली इज अ मीडियम confined by or covered by two spherical surfaces. मीडियम है, समझो ग्लास, that is confined by or covered by two surfaces which are spherical. दो में से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए तो लेंस होता है। जैसे हम देखते हैं कि ये एक लेंस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अंदर सब ग्लास भरा हुआ है, सो द मीडियम इज ग्लास। दिस ग्लास मीडियम इज कन्फाइंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस लाइक दिस। तो हम कहते हैं कि ये दोनों तरफ बल्ज्ड आउटसाइड डबल कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स लेंस है। क्या हुआ लेंस? मीडियम confined by एटलीस्ट, दो हो तो डबल कॉन्वेक्स है, बाकी कॉन्वेक्स या कॉन्केव, बट एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। दो स्फेरिकल सरफेस से अगर बना है तो फिर वो स्फेरिकल सरफेसेस जो होंगी उनके साथ भी कुछ तो ऐसा होगा उन स्फेरिकल सरफेसेस के साथ में कि हम उनको एक स्फेयर जैसा बना सकें। मतलब अगर ये एक स्फेयर का पार्ट है तो वो पूरा इस तरह से एक स्फेयर होगा, ये भी एक स्फेयर का पार्ट है तो ये भी पूरा इस तरह से स्फेयर होगा। ये एक स्फेयर, ये दूसरा स्फेयर, दोनों स्फेयर का पार्ट है ये लेंस, जिसको हम बाइकॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं। क्योंकि ये दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, इन दोनों के अपने अपने सेंटर्स ऑफ कर्वेचर भी होंगे, इनको हम C1 और C2 बोल सकते हैं। हर लेंस के दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं जो उसके दोनों तरफ होते हैं। इन क्लास 10th जिन लेंसेज की हम बात कर रहे हैं ना, हम बहुत तरह के लेंसेज होते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर सीखना हम एक तरह से शुरू कर रहे हैं, टेक्निकली हम ऑप्टिक्स सीखना शुरू कर रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो लेंसेज हैं दे आर थिन लेंसेज। थिन लेंसेज, पतले लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर्स। याद रखें 10th क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर्स। अब आप बोलोगे अपर्चर क्या होता है? मैंने आपको मिरर्स के केस में तो बताया ही था। हमारे पास ये दो लेंसेज हैं, जो लेंस मैं यहाँ बना रहा हूँ वो कॉन्वेक्स है, दोनों तरफ से उभरा हुआ।
ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव लेंस है, ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली जो अपर्चर होता है, यहाँ पे हम ये देख लें कि अगर ये लेंस है एक, तो इसका जो ये हमको दिख रहा है एक सर्कुलर आउटलाइन है ना, इसका सर्कुलर आउटलाइन ये है, इसका सर्कुलर आउटलाइन ये है। ठीक है, सर्कुलर आउटलाइन, लेंस आपको ऐसे दिखता है तो उसकी सर्कुलर आउटलाइन ये है। हाँ, समझ जाओ इस बात को। तो इस सर्कुलर आउटलाइन का जो डायमीटर है वो अपर्चर है। हाँ, अपर्चर कैन बी डिफाइंड एज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि अपर्चर क्या है। Aperture of a lens is the circular एक मिनट, this is the diameter, the diameter of the circular outline। तो अगर किसी लेंस का सर्कुलर आउटलाइन ये है तो उसका डायमीटर ये होगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये डायमीटर है। और ये डायमीटर जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उस सरफेस को जिस सरफेस पर इंसिडेंट रेज आकर के गिरने वाली है, उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा। तो जो अपर्चर है, जो 10th क्लास में हम लेंसेज पढ़ेंगे, वो अपर्चर छोटे हैं। कितने छोटे हैं कि उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अब हम कह रहे हैं कि ये सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ये हैं, इन दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन ले लें आप। हाँ, ये एक इमेजिनरी लाइन है विच इज कनेक्टिंग द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। जो अपर्चर है वो पूरे इसका डायमीटर है सर्कुलर आउटलाइन का, उसका सेंटर ऑफ द लेंस जो होता है उसको हम O यानी ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो C1 C2 और ऑप्टिकल सेंटर तीनों को क्रॉस करके जा रहा है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही है जैसे मिरर में था। मिरर में ऑप्टिकल सेंटर के बजाय हम पोल वर्ड यूज़ करते थे, हम कहते थे सेंटर ऑफ द मिरर। अपर्चर का जो सेंट्रल पॉइंट है पूरे मिरर का, वो सरफेस जिस पर इंसिडेंट रेज गिरती हैं उसका सेंटर पॉइंट। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये इनसाइड द लेंस है। ऑप्टिकल सेंटर इज़ द पॉइंट इनसाइड द मिरर। ध्यान से सुने, इनसाइड द लेंस, ध्यान से सुने कि ऑप्टिकल सेंटर इज़ द पॉइंट इनसाइड द लेंस पासिंग थ्रू विच a ray of light will never suffer refraction। जो ऑप्टिकल सेंटर एक अकेला पॉइंट होता है इनसाइड द लेंस जिसमें किसी भी डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट आए वो बिना बेंडिंग सीधे के सीधे चली जाती हैं। अब आपको पूछना चाहिए, दिमाग में सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की कि ऐसा क्यों होता है। समझो, एक रेक्टेंगुलर स्लैब ले लेते हैं अब। ये तो स्क्वायर हो गया।
समझो कि एक इस तरह का एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर सरफेस मैं बना रहा हूँ, इसको मैं ऐसा रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन और अपने हिसाब से बना देते हैं। ये पूरा आपको रेक्टेंगल दिखे इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये रेक्टेंगल दिख भी रहा होगा, ठीक है। अब आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है। तो ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को देखो आप कि इसमें से रे ऑफ लाइट, जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हम इसको ऐसे रखते हैं, अभी इसको ऐसे रख दिया मैंने और मैं रे ऑफ लाइट इधर से लेके जा रहा हूँ। तो दिस इज़ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज़ नॉर्मल एंड इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहाँ से इधर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहाँ से ऐसा नॉर्मल बनेगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन सच अ वे कि ये और ये सेम डायरेक्शन में जाएंगी। थोड़ा सा लेटरल शिफ्ट होगा इनके बीच में, जो हम कल सीख रहे थे। तो हमने एक बात कही थी, आपको याद हो तो, फ्रॉम द जब हमने सबसे पहले रिफ्रैक्शन पढ़ना शुरू किया था, आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर इस सरफेस ऑफ इंसिडेंस जो है इसका, जिसको हम ये बेसिकली इंटरफेस है दो मीडिया का, अंदर ग्लास है, बाहर एयर है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इसके साथ में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है, तो वो सीधे सीधे चली जाएगी। हमने रीज़न बताया था क्यों होगा ऐसा। हाँ, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ऑल द लाइट पार्टिकल्स जिनको हम फोटॉन्स बोल रहे थे वो एक साथ इस सरफेस में एंटर करेंगे, तो सबकी स्पीड एक साथ चेंज हो जाएगी और बेंडिंग नहीं होगी। तो विदाउट बेंडिंग ये इस तरह से चला जाता है। अब हम ये भी कह रहे हैं कि अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो यही नॉर्मल है, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल जा रही है और ये सीधे चली जा रही है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इस सरफेस पर। उन सब सरफेस पर जो रे इस तरह से आ रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो सारी की सारी रेस जो होंगी वो विदाउट बेंडिंग सीधी निकल जाएंगी, बेंडिंग ही नहीं होगी। इसका ये नहीं मतलब कि उनकी स्पीड कम नहीं हुई ग्लास में आके, इसलिए कि उनका डायरेक्शन ऐसा था कि वो अलोंग द नॉर्मल आई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पर अलोंग द नॉर्मल यानी परपेंडिकुलरली कोई रे आकर के टकराती है तो वो विदाउट एनी डेविएशन अपने पाथ से सीधे सीधे निकल जाती है, रिफ्रैक्शन नहीं देखने मिलता। आप समझो कि इस सरफेस को, ये जो सरफेस थी ना हमारी, इस सरफेस को अपन कर्व्ड कर दें, थोड़ा सा ना मोड़ दें इसको ऐसा करें कि ये सरफेस मुड़ जाए ऐसे। तो क्या होगा कि ये सारी जो रेज हैं ये भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हो जाएंगी अपनी जगह से, है ना, ऐसे ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। मतलब दोनों साइड से हमने इसको ऐसे कर दिया और हमने इसको बना दिया कॉन्वेक्स लेंस। तो ये सब के सब अब अलोंग द नॉर्मल तो आ ही रही हैं, हाँ सब आ रही हैं अभी भी अलोंग द नॉर्मल, लेकिन अब उनके डायरेक्शन बदल गए। अब ये सब के सब आके टकराएंगी एक कॉमन पॉइंट पे जो कि इसके सेंटर में होगा, जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, समझे। अब ये सब जिस पॉइंट पर आकर के मिलेंगी वही ऑप्टिकल सेंटर है। पहले तो जब वो एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का हिस्सा थे
तब तो ऐसा नहीं हो रहा था, तब ऐसा हो भी नहीं सकता था क्योंकि सब एक दूसरे के पैरेलल जा रही थी, तो वो किसी एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज नहीं होती। लेकिन अब ये कन्वर्ज हो जाएंगी एक पॉइंट पे इनसाइड द लेंस। तो लेंस के सेंटर में जहाँ पर ये आकर के मिल रही हैं वो पॉइंट ही O है, और ये सीधी चली जाएंगी अपने अपने रास्ते विदाउट सफरिंग एनी रिफ्रैक्शन। तो हम कहते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस पासिंग थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट नेवर सफर्स अ रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल सेंटर किसी लेंस के अंदर वो पॉइंट है जिसमें से पास होते समय कोई रे ऑफ लाइट, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आए, नीचे से आए, ऊपर से आए, सामने से आए, जहाँ से मर्जी आए, वो बिना बेंड हुए सीधे चली जाती है। ये खास बात है ऑप्टिकल सेंटर की। और ऐसा पॉइंट लेंस के अंदर एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते, सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर C1 और C2 को क्रॉस करके जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। हम कह रहे थे कि हम अपर्चर का मतलब समझ में आ गया अब हमको कि दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ लेंस, वो समझ में आ गया हमको। हम जो लेंस ले रहे हैं 10th क्लास में, दे आर थिन लेंसेस विथ स्मॉल अपर्चर्स। मतलब क्या हुआ इस बात का? पहली बात तो ये कि उनका जो अपर्चर है that is aperture is much less than the radius of curvature of the lens। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेंस की है वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और C1 के बीच का डिस्टेंस। हाँ, दोनों साइड सेम है। ये दूसरी कंडीशन है हमारी कि हम ऐसा लेंस लेंगे 10th क्लास में, जो लेंसेस हम पढ़ेंगे उनमें ये दो बातें होंगी। पहला कि अपर्चर जो है वो बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दूसरा द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर आर equidistant from the optical center। मतलब ये दो हैं सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, ये और ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर से दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये और ये बराबर। ये दो बातें याद रखना, क्योंकि लेंसेस तो बहुत तरह के हो सकते हैं, है ना। लेंसेस तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन हम जिन लेंसेस की यहाँ पे बात करेंगे वो लेंसेस जो हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होगी। क्या प्रॉपर्टी होगी? कि उनका अपर्चर जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, और मतलब बहुत छोटे लेंसेस, इनको हम क्या बोल रहे हैं? थिन लेंसेस विथ स्मॉल अपर्चर्स। हाँ, थिन लेंसेस विथ स्मॉल अपर्चर्स होंगे। और दूसरी बात कि उनके जो दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं, लेंस के दोनों तरफ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो जो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हैं दोनों साइड, वो बेसिकली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर है। O और C1 और O और C2 दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लेंसेस। एक लेंस हमने अभी देखा जो इस तरह का है, जिसके दोनों साइड आउटसाइड कर्वेचर है, हाँ, बाहर की तरफ कर्व है।
दूसरा है कि दोनों साइड कर्व जो है वो अंदर की तरफ है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। हाँ, कॉनकेव लेंस ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर, इसका इधर C1 इधर C2। अभी फ़िलहाल हम इतनी बात कर रहे हैं। कॉन्वेक्स दोबारा बना लेते हैं। इसका भी हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। अगर हम ये माने कि इसका इधर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो इस तरह का इसका प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना लिया। यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे इसका C1 है, यहाँ पे इसका C2 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब ये दोनों अलग अलग नेचर के लेंसेज हैं। इन पर इंसिडेंट रे कॉन्वेक्स, ये वाला इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मिरर्स थे वैसे लेंसेज भी हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उस पर इंसिडेंट रेज जो आ रही है इस तरह से पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये उनको कन्वर्ज कर देते हैं। हाँ, मतलब अंदर की तरफ मोड़ देते हैं, इन सच अ वे, ऐसे मोड़ देते हैं कि उनमें से होकर के आने वाली जो रेज ऑफ लाइट होती है वो ऐसा लगता है कि एक दूसरे में होकर के आ रही है, मतलब एक दूसरे को एक सेम पॉइंट पर काट रही है, लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो जा रही है और एक पॉइंट पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है। ये इसका प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल, अगर यही रेज ऑफ लाइट ऑपोजिट साइड से आएंगी तो वो भी कहीं पर कन्वर्ज हो जाएंगी, वो भी उसका प्रिंसिपल फोकस होगा। तो दोनों साइड एक एक, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर है वैसे ही दोनों साइड एक एक प्रिंसिपल फोकस भी है। तो हम जैसे यहाँ पे C1 लिखा था यहाँ F1 लिख देते हैं, जैसे यहाँ C2 लिखा था इस तरफ हम F2 लिख देते हैं। यानी राइट हैंड साइड में हमारा F2 है एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारा F1 है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। द डिस्टेंस ऑफ F1 एंड O इज फोकल लेंथ। ये बोथ साइड सेम रहेगा, फोकल लेंथ स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। और यहाँ भी वही रिलेशन है जो मिरर्स में था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, वहाँ पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस है। तो द रिलेशन बिटवीन R एंड F इज़ द सेम, R इज इक्वल टू 2F और F इज इक्वल टू R/2। यानी ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का आधा है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस का आधा है, हाफ। ठीक है, तो क्योंकि ये R इज इक्वल टू 2F, दिस R इज ऑल्सो इक्वल टू 2F, हम इस C1 और C2 का नाम भी 2F और 2F लिख देते हैं। हाँ, मतलब इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे 2F2, इसका नाम रख देंगे 2F1। तो देयर आर टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर बोथ साइड, इनके नाम हमने रख दिए रिस्पेक्टिवली 2F1 एंड 2F2।
दो फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकाई F1 एंड F2। F2 पर जो इंसिडेंट रेज लेंस में से निकली है, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू ईच अदर आने वाली रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दे रहा है एट अ पॉइंट F2। तो F2 जो है वो रियल फोकस ऑफ द लेंस है। F2 इज रियल फोकस ऑफ द लेंस। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज हो रहा है। अगर सन से आने वाली रेज ऑफ लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस में से होकर के पास हों, सन से आने वाली रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं, सो इफ द रेज ऑफ लाइट coming from infinity which are parallel to each other, parallel to principal axis, after passing through the convex lens will converge at a point F2। F2 पर एक छोटा सा point size image बनेगा। that image would be real inverted and point size of the sun। आप किसी पेपर पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से, मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑल्सो द कॉन्वेक्स मिरर। देखो मैग्नीफाइंग ग्लास, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास अगर है आपके पास इस तरह का, आप इसे छू के देखो, आपको पता चलेगा कि सेंटर पर ये बल्ज्ड है, हाँ, और एजेस पर ये पतला है, हाँ, इट इज़ थिन एट द एजेस। एजेस पर पतला है, सेंटर पर ये मोटा है, कर्व्ड आउटसाइड है। आपको इसे टच करके पता चल जाएगा। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस हम छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। अगर हमारी आइज़ नॉर्मल है तो, आइज़ अगर नॉर्मल नहीं है तो हम इसका चश्मा बना लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स, ऐसे लोग जो कि पास रखी चीज़ को ठीक से नहीं देख पाते, वो ऐसा चश्मा पहनते हैं। हम चश्मा कैसे बनता है उसके बारे में इस चैप्टर के लेटर पार्ट में बात कर लेंगे। लेकिन अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये अगर ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है यानी कॉन्वेक्स लेंस है, ये अगर सन से आने वाली रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर प्रोजेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर रखेगा, तो वो एक पॉइंट साइज इमेज बना देगा सन की, और सन से आने वाली सारी रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठा क्योंकि कर रहा है, तो सन से आने वाली सारी एनर्जी को एक पॉइंट पर कन्वर्ज भी कर देगा। तो यहाँ पे हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ मिल गया, फोकल लेंथ दोनों तरफ मिल गई, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस दोनों तरफ एक एक, और सेंटर्स ऑफ कर्वेचर दोनों तरफ एक एक। ये बात जब आप कॉनकेव लेंस के लिए करोगे तो कॉनकेव लेंस में रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी डाइवर्ज्ड। ये डाइवर्ज कर देगा उसको, यानी अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस भेज देगा, और इस तरह से भेज देगा कि दे विल अपीयर टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमको यहाँ पर एक फोकस मिलेगा जहाँ से अपीयर होगी बाहर जाती हुई ये दो रेज ऑफ लाइट जिनको इसने डाइवर्ज कर दिया। तो ये इंसिडेंट रे थी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, उसको इसने दूर दूर भेज दिया यानी डाइवर्ज कर दिया। तो कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, हाँ, डाइवर्ज करने वाला लेंस। ये वाला लेंस जो है जो बीच में से पतला है, हाँ, थिन एट द सेंटर, थिक एट द एजेस, इस तरह के लेंस को हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। आप लोगों में से जिनको भी मायोपिया है, बच्चों को अक्सर मायोपिया होता है, आपको
अपने क्लास में बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा ठीक से, या दूर की चीज़ें आपको ठीक से दिखाई नहीं देती, सिर्फ पास की चीज़ें ही दिखाई देती हैं। हाँ, नियर साइटेडनेस या मायोपिया आपको अगर हो गया है तो आपने जो चश्मा लगा रखा है वो कॉनकेव लेंस है, ठीक है। और वो कॉनकेव लेंस इस तरह से बिहेव करता है। इसका भी F1 है, C1 है, तो C1 को हम यहाँ भी 2F1 बोलेंगे। इस तरफ सेम डिस्टेंस पर हम यहाँ पे F2 बना रहे हैं, C2 वहाँ पे जो बना हुआ है उसका नाम भी हम 2F2 रख देते हैं। हालांकि F2 और 2F2 हमारे कभी काम नहीं आएंगे, क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेजेस हमेशा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ही बनती है, उधर कभी कोई इमेज फॉर्मेशन होता ही नहीं है। फिर भी हम शो करते हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये F यानी प्रिंसिपल फोकस है। इसका फोकस जो होता है वो रियल फोकस नहीं होता। इसका जो फोकस है वो एक एपरेंट इंटरसेक्शन से बना है, इसलिए हम इसको वर्चुअल फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, जो जिनमें से एक यानी कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर, जो अपने में से होकर के जाने वाली रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देता है टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, जबकि कॉनकेव लेंस इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, जो इसमें से पास होने वाली रेज ऑफ लाइट को अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। तो अब कल से हम सीखेंगे कि इस तरह के जो लेंसेज हैं, स्फेरिकल लेंसेज, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, क्या रे डायग्राम्स हमको बनाना है, what are the representative rays we have to take as we took in the case of mirror, वैसे हम यहाँ पर लेंस के केस में किस तरह के रेज ऑफ लाइट लेके आएंगे। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो जो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इस थ्योरी को बहुत बारीकी से पढ़ो और मैंने जो बातें आपको बताई हैं उसके साथ में इनको मैच करो। हाँ, कम से कम ये 2 पेजेस, इमेज फॉर्मेशन छोड़ दो, लेकिन अप टू पेज 177 वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ो और हर बात समझने की कोशिश करो, और कोई भी बात समझ में नहीं आती तो जस्ट रिवर्ट बैक टू मी, ठीक है। कल हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। थैंक यू।